नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अगर 2-5% का प्रॉफिट होता है तो क्या उसे बुक करना चाहिए और वापस री इन्वेस्ट करना चाहिए जब गिरावट होती है? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 2-5% कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 30 या फिर 40% का प्रॉफिट तो होना चाहिए, तब आप ये प्रोसेस फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका विजन 10-15 साल से ज़्यादा का है तो आप ये नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन साइड पॉसिबिलिटी इन जुबिलेंट फूडवर्क्स डॉक्टर लाल पैथलैब एंड नौकरी। तो जुबिलेंट और डॉक्टर लाल पे तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्फो एज में ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, 7,500 के लेवल से फिलहाल ये 4,500 के लेवल पे आ चुका है। और ये जो ब्लू जोन है, ये ब्लू जोन है 4,000 से करके 4,400 का जोन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, 10% का जोन है। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, वरना स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है। बीच में आपको मल्टीपल सपोर्ट्स नजर आते हैं, छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं, 3,900, 3,800 ये भी सपोर्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, ये ब्लैक लाइन है, 3,100 के आसपास है। 3,000 से करके 3,200 की रेंज तक ये आता हुआ नजर आ सकता है अगर हमें 4,000 टूटता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबिलेंट फार्मा में क्या करना चाहिए? ऊपर के लेवल पे फंस चुके हैं और आईएक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एमसीएक्स में? तो देखिए, दोनों ही अच्छी कंपनी है, दोनों ही प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, एक्सचेंज जैसी हैं। आईएक्स पे एनर्जी एक्सचेंज होता है और एमसीएक्स में ऑफकोर्स नाम में ही लिखा है कमोडिटी एक्सचेंज होता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। स्पेशली एमसीएक्स में आपको टाइम लग सकता है। जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, एमसीएक्स में कमोडिटी की पॉपुलैरिटी भी आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। जब सब कुछ ऊपर जा रहा था तब सब अच्छा था, वॉल्यूम्स भी बढ़ चुके थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, लेकिन अभी गिरावट हो गई। स्पेशली गोल्ड में जो गिरावट देखने को मिली, तो गोल्ड का जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत कम हो गया, क्योंकि वहां पर कंसोलिडेशन पीरियड भी कई बार लंबा हो जाता है, जैसा फिलहाल हमें गोल्ड में नजर आता है। तो ये कुछ इशू है। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म एज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छी कंपनी है। जुबिलेंट फार्मा के बारे में बात करते हैं। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो 570 के आसपास का जोन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह देखने को मिला, ब्रेकडाउन हुआ, तेजी आई, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, फिर इससे आपको ये तेजी देखने को मिली। ये लेवल आपको एज अ सपोर्ट देखने को मिला, इसके नीचे स्टॉक निकल चुका है, 570 के नीचे जाता हुआ नजर आया, वीक हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में बात करें तो चार्ट पर तो देखिए छोटे सपोर्ट बहुत से होते हैं, ये वीकली चार्ट है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो वो सीधा आपको 250 से 270 के आसपास ही सपोर्ट नजर आता है। उससे पहले कहीं पर स्टॉक ने कोई खास सपोर्ट नहीं लिया है। कुछ छोटे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो तकरीबन 400 के आसपास भी एक सपोर्ट नजर आता है। तो मेरे हिसाब से यहां पर आप सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं। ऊपर शेयर जाता है, थोड़ी क्वांटिटी आप निकालने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंट साइंटिफिक में क्या करना चाहिए? क्या कंपनी फंडामेंटली अच्छी है? 3 से 5 सालों के लिए टेक्निकली स्टॉक वीक चल रहा है। अब देखिए, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल ओवरऑल आपको अच्छा नजर आता है। टेक्निकली वीक है, आपने खुद भी माना है। अभी 3 से 5 साल ये कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर शेयर टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो उसमें तो आपको 2 साल तो साइड में रख देने चाहिए। 2 साल के लिए उसमें से कुछ रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, ऐसा पहले से मानकर चलना चाहिए, ऐसा हो जाता है। सीक्वेंट साइंटिफिक में देखिए, यहाँ पर टेक्निकली ये वीक कब हुआ? ये जो कैंडल देखने को मिली, इसने बता दिया था कि अभी भाई मैं वीक हो चुका हूँ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया। तो इसके बाद ये काफ़ी वीक हो चुका है। आप खुद सोचिए, वापस ये 250 तक जाएगा, उसमें आपको टाइम लग सकता है। और फिलहाल वापस ये वीक होता हुआ नजर आया। यहाँ पर वॉल्यूम्स में बाइंग हो रही थी, थोड़ा ऊपर भी गया लेकिन वापस नीचे आ चुका है। तो अगर आपने यहाँ पर खरीदारी करके रखी है तो आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। अगर ये 140 का लेवल तोड़ देता है तो यहां पर निकल जाना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि बीच में छोटे मोटे सपोर्ट है 120, 130, लेकिन मेन सपोर्ट हमें 100 रुपीज का ही नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से 5 साल का अगर विजन होता है तो स्टॉक को
होल्ड करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए या फिर हमें टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? तो 2 से 5 साल मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बड़े ट्रेंड पकड़ने हैं तो 2 से 5 साल में तो आप टेक्निकल ट्रेंड्स भी पकड़ सकते हैं, एटलीस्ट 2 साल का तो आप पकड़ ही सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको टेक्निकल्स को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप 4-5 साल जाते हैं तो फंडामेंटल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसे देखना भी ज़रूरी हो जाता है। HDFC लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टॉक में यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है, 720 के लेवल पे आपने खरीद कर रखा है, तो फिलहाल क्या करना चाहिए? 720 यानी कि ऑलमोस्ट अपना जो ऑल टाइम आया था उसी के आसपास खरीदा है। स्टॉक 600 के भी नीचे आ चुका है। चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 550 का लेवल है, तो पैनिक सेलिंग तो अभी फिलहाल चॉइस ही नहीं है, क्योंकि आपने ज़्यादातर का जो फॉल था वो तो आपने ऑलरेडी सहन कर दिया है। अभी 40-50 रुपये मैक्सिमम ही और गिर सकता है, तो पैनिक सेलिंग तो फिलहाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 550 एक इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए क्योंकि पहले लिस्टिंग के बाद जब ये ऊपर गया था और फिर गिरा था तो ये इसी लेवल से नीचे आया था, फिर तेज़ी आई, इसने 550 को तोड़ा, 550 सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट क्रैश हुआ, यहाँ पर फिर से 550 से सपोर्ट लिया, तो 550 अभी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 550 पे एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर खरीदना नहीं चाहते हैं तो क्या कीजिए, वेट कीजिए, 550 पे ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है कि आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, सपोर्ट यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, तो उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस यूज करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नावी इंडेक्स फंड अभी चीपेस्ट इंडेक्स फंड दिखाई पड़ता है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, तो ऐसे समय में जब निफ्टी नीचे जा रहा है तो क्या यहाँ पर एसआईपी करना चाहिए? तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, थोड़ा सा रिस्क रखते हैं, तो आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स आप निफ्टी में करने के बारे में सोच सकते हैं। निफ्टी में देखिए, अगर 17,000 का लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है तो मेन सपोर्ट उसके बाद तो सीधा 16,000 आ जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर एसआईपी कंटिन्यू रखिए, लेकिन बाद में अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी गिर गया, 16,000 आ गया, तो आप टॉपअप कर दीजिए। बाय चांस मार्केट 16,000 को नहीं तोड़ता है, फिर यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, फिर भी मार्केट 18,000 को तोड़ेगा, 18,600 को तोड़ के वापस आपको ये जो बुल रन ऐसा दिखाई पड़ता था वैसा शुरू हो जाएगा, उसके चांसेस अभी बहुत ही कम नजर आते हैं। तो अभी फिलहाल अगर आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे तो आप गोल्डन पीरियड में स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे समय पर स्टार्ट कर रहे हैं। एसआईपीज में हमें क्या है, कम पैसे में ज़्यादा यूनिट चाहिए, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो अभी आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं वॉलेटाइल टाइम्स में, तो आपको यहाँ पर सस्ते में यूनिट्स जमा हो जाएंगे। और अगर आपको मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल आता है, तो आप टॉपअप भी कर सकते हैं। इससे आपकी यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपिनियन ऑन एमजीएल। तो देखिए एमजीएल पर भी हमने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में अभी आप कह रहे हैं कि भाई गोल्ड अभी ऑक्शन होने वाला है एनबीएफसी के द्वारा, क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज करेक्ट है, ग्लोबल टेंशन चल रहा है इक्विटी मार्केट में, तो क्या मुथूट फाइनेंस बेनिफिशियरी हो सकता है? गोल्ड ऊपर जा रहा है, इक्विटी नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, जनरली ऐसा आपको देखने को मिलता है। और मुथूट फाइनेंस गोल्ड में काम करता है, बेनिफिशियरी है, लेकिन मुथूट फाइनेंस का शेयर तो इक्विटी में ऑफकोर्स शेयर मतलब इक्विटी है, लिस्टेड है, तो वहां पर सेंटीमेंट काम कर जाता है। सेंटीमेंट खराब है तो आपको गिरावट देखने को मिल ही जाती है। तो ऐसे समय पर यहां पर मुथूट फाइनेंस में चार्ट भी आपको कंपैरेटिवली वीक नजर आता है। फिलहाल यहां पर जो स्ट्रेंथ नजर आती थी वो अभी वीक हो चुकी है। अगर ये 1400 का लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है तो नीचे आपको नीचे सपोर्ट्स भी हैं, 1300 पे भी सपोर्ट है, 1200 पे भी सपोर्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन सपोर्ट आपको नज़र आता है वो 1100 का लेवल है। तो यहाँ पर आप फंडामेंटल एनालिसिस आपने किया कि भाई यहाँ पर गोल्ड ऊपर जा रहा है, इक्विटी नीचे आ रहा है, तो मुथूट फाइनेंस बेनिफिशियरी हो सकता है, करेक्ट है, इसमें बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं आएगा ऐसा नहीं है। सेंटीमेंट की वजह से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्च क्रैश में भी यही हुआ था, गोल्ड कितना ऊपर गया था लेकिन फिर भी मुथूट फाइनेंस में गिरावट हुई थी, तो सेंटीमेंट काम करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरती ड्रग्स में और पिलानी इन्वेस्टमेंट में क्या करना चाहिए? आपने 650 और 2000 पे खरीदा है। आरती ड्रग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने पहले भी एक्चुअली स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, कुछ टाइम हो चुका है यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है, फिर तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन 600 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, नई पोजीशन तो ऐड नहीं करनी है।
लोअर साइड पे अभी फिलहाल यहाँ पर स्टॉक ने बेस बनाया है, तो आप 480 के आसपास, 475 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर देखिए बीच में जो तेज़ी आई थी 2020 में, वो इतनी भयंकर तेज़ी थी, सीधा ये स्टॉक 10 गुना हो गया। बीच में कहीं ट्रेड नहीं किया, कहीं पर ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं लिया, रोज़ आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर बीच में कोई खास सपोर्ट नहीं है, इसीलिए आप स्टॉप लॉस लीजिए, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिलानी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो पिलानी में आपने 2000 पे इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर फिलहाल ये स्टॉक 1800 के आसपास है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा है स्टॉक के लिए, कई बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं, 1750 के आसपास आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ट्रेड पर मेरा क्या व्यू है? आपको एक लॉट मिला है, अभी स्टॉक फिलहाल 50% नीचे आ चुका है, होल्ड करना चाहिए या फिर लॉस को बुक करना चाहिए? कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे ही आ रहा है, प्योर डाउन ट्रेंड में आपको ये स्टॉक नजर आता है। जब तक 780 के ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पर कोई स्विंग ट्रेड भी नहीं लेना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो अगर ये फिलहाल ये जो लेटेस्ट सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, अगर ये 640 का लेवल टूट जाता है तो आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा लेट हो चुका है, ऑलरेडी कई यहाँ पर हमें साइंस देखने को मिले, ये सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट टूटा, थोड़ा यहाँ पर टाइम हो चुका है। तो अभी मेरा मानना है कि आपको एक ही लॉट लगा है, और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, 3-4 लाख का है, मैं अज्यूम करता हूँ सपोज कि 3-4 लाख का है, तो अभी आपको ऑलरेडी एक लॉट पे 7,500 का लॉस हो रहा है। अगर ये स्टॉक जीरो भी हो जाता है तो और 7,500 का लॉस होगा, आपके पूरे पोर्टफोलियो में कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और 7,500 से आप कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकते, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से अगर आप भूल सकते हैं तो अभी भूल जाइए, स्टॉप लॉस रखना था तो पहले रखा होता तो और भी ज़्यादा बेहतर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीएस का बायबैक अभी रिकॉर्ड डेट फिक्स हो गया है 23, तो क्या अभी बायबैक कंप्लीट होने के बाद स्टॉक क्रैश कर सकता है? आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3488 का प्राइस है, आपको क्या करना चाहिए? तो टीसीएस पे फिलहाल यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस हमें बता रहा है कि थोड़ी सी वीकनेस आपको नजर आती है। यहाँ पर आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आया, और फिलहाल भी स्टॉक में वीकनेस है। इस हफ्ते जो कैंडल आपको क्लोज होती हुई नजर आई है, लास्ट वीक के लो के नीचे क्लोज हो चुकी है, और इस वीक की कैंडल में आपको नीचे के लेवल से कोई बाइंग होती हुई नजर नहीं आती। 4,500 का बायबैक है, उस हिसाब से स्टॉक में वीकनेस है, क्योंकि सेंटीमेंट ही खराब है, और स्पेशली निफ्टी आईटी में, आईटी सेक्टर में सेंटीमेंट बहुत खराब नजर आता है। तो स्टॉक में गिरावट तो हो सकती है। अगर आप सिर्फ बायबैक के लिए खरीद रहे हैं तो ये फिलहाल के लिए मुझे इतना ज़्यादा अच्छा बायबैक देखने को नहीं मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती है। बायबैक तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, लेकिन सेंटीमेंट की वजह से अपॉर्चुनिटी खराब हो रही है, क्योंकि अगर जो बाकी के स्टॉक हैं उसमें आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बायबैक में जो शेयर्स जाएंगे उसमें लिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन बाकी के जो शेयर्स रह जाएंगे उसमें लॉस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे हिसाब से आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक में गिरावट आती है तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। 3400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर वीक नजर आता है, कौन से लेवल तक ये स्टॉक गिर सकता है? लास्ट Q&A सेशन में भी कवर किया था, ये है इसका ट्रेंड लाइन। इसी ट्रेंड लाइन पर आपको ये स्टॉक चलता हुआ नजर आया, और फिलहाल ये ट्रेंड लाइन टूटती हुई नजर आई है। तो कौन सा लेवल सपोर्ट हो सकता है? छोटे मोटे बहुत से सपोर्ट हैं, 2200 के आसपास एक है, 2100 के आसपास है, लेकिन मेन सपोर्ट है 2000 का लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2000 तक की मेंटल प्रिपरेशन यहां पर रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए वॉच लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कौन से शेयर्स को रखें जिसे हम डेली बेसिस पे ट्रैक करें, निफ्टी 50, 500 या फिर एफएनओ स्टॉक्स? तो जब आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स ढूंढने लगते हैं तो आपको कौन सा यूनिवर्स में जाना चाहिए, निफ्टी 50 में या फिर 500 में? तो मैं पर्सनली निफ्टी 500 को चेक करता हूं, क्योंकि निफ्टी 50 में तो आपको इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलते नहीं है। देखिए 50 में से 30 स्टॉक होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन सब हमारे सेटअप पे नहीं होते हैं, कुछ ऑलरेडी भाग गए होते हैं। तो निफ्टी 50 तो बहुत छोटा हो जाएगा। एटलीस्ट निफ्टी 200 पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं। बाद में आप निफ्टी 500 पे जाने के बारे में सोच सकते हैं। योर व्यू ऑन अमरा राजा बैटरीज एंड एस्ट्राजेनेका, यहाँ पर क्या करना चाहिए? अमरा राजा बैटरीज के बारे में बात करें तो जब तक ये 700 के ऊपर नहीं जाता है लॉन्ग की, तो यहाँ पर हमें सोचनी भी नहीं है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर ये 580 के नीचे चला जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है।
एस्ट्राजेनेका के बारे में बात करें तो एस्ट्राजेनेका आप देख सकते हैं यहाँ पर परफॉर्म तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी नीचे आ रहा है। बेस बना के आपको ये तोड़ता हुआ नजर आता है, एक लंबा बेस बना है, कुछ महीने हो चुके हैं एक्चुअली, जुलाई अप्रैल से आपको ये शायद अप्रैल मई से आपको ये अप्रैल तो नहीं, माफ़ कीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4-5 महीने हो चुके हैं। एक बेस बनाने के बाद आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। एटलीस्ट 2500 के लेवल तो देखने को मिल सकते हैं और मेन सपोर्ट हमें 2000 के लेवल पे नजर आता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई आप स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। अगर आपने ये 2000-3000 के आसपास खरीदा है तो ख़राब नहीं खरीदा, आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में था। लेकिन अभी स्टॉक ने ब्रेकडाउन कर दिया है, कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी आप निकल सकते हैं, ज़्यादा अभी तक देरी नहीं हुई है। अभी स्टॉक ने फिलहाल ही ब्रेकडाउन किया है और 2 हफ्ते से ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट गोल प्लानिंग, जैसे कि किड्स एजुकेशन है, मैरिज, रिटायरमेंट, ओन हाउस, पोर्टफोलियो विद स्टॉक्स। स्टॉक्स में हम ये गोल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। स्टॉक में क्या है, इमोशंस कई बार बीच में आ जाते हैं, तो स्टॉक पे एक बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। स्टॉक में अगर आप इमोशंस कंट्रोल कर पाते हैं, उसके बाद आपको बड़े गोल्स की प्लानिंग स्टॉक्स में करनी चाहिए। तब तक जो गोल प्लानिंग होती है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अपना घर खरीदना है, तो घर के लिए तो हम अज्यूम करते हैं कि भाई एटलीस्ट 50 लाख अगर हमें चाहिए, तो 50 लाख एक बड़ा अमाउंट है, तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए अगर हम इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट फंड्स को, म्यूचुअल इक्विटी डेट फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट फंड, आप इन सबको मिक्स करके आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। डेट फंड में तकरीबन हमें हम 6 से 7% का एक्सपेक्ट करना चाहिए रिटर्न्स। हम जब रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, लोअर साइड पे रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सपोज हमने डेट फंड पे 7% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया है, स्टॉक्स पर जनरली लॉन्ग टर्म में 15% मिल जाता है, लेकिन हम नीचे का ही एक्सपेक्ट करेंगे। सपोज हमें यहाँ पर 12% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, 12%, 7% ऐसा हमने किया, 30% का एलोकेशन हमने यहाँ पर डेट फंड में कर दिया, बाकी का 70% का एलोकेशन हमने यहाँ पर कर दिया। ऐसे मंथली SIP वे में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में 20 साल के बाद आपका जो गोल है, उसके लिए आपका एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज़ इंक्लूड माय क्वेश्चन एज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो यहाँ पर कौन से वो बेस्ट स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 5 से 10 साल के लिए दिए। देखिए यहाँ पर आपने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, ये जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सारे के सारे स्टॉक टॉप स्टॉक्स हैं। इंडस्ट्री में टॉप कंपनीज होती हैं, मार्केट लीडर होती है, नंबर 1 नंबर 2 होती है। अभी इन्फोसिस, TCS, HCL, इसमें कंपेयर कर पाना मुश्किल हो जाता है। HDFC बैंक में और ICICI बैंक में, दोनों में कौन सी अच्छी कंपनीज हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म का देखेंगे तो ICICI अच्छा लगेगा, HDFC वीक लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कंपनी के बिजनेस के हिसाब से सारी कंपनीज अच्छी हैं। तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो आप किसी एक को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिर आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है। जैसे अभी एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ कौन सा है, वो मेरे हिसाब से नो डाउट TCS है। उसके बाद इन्फोसिस में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है और HCL में इन्फोसिस से भी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कंपनी का साइज हम देखते हैं, जितनी बड़ी कंपनी उतना वॉलेटिलिटी कम होता है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ग्रोथ भी कम होता है लेकिन रिस्क कम हो जाता है। तो इसके हिसाब से, अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी सारी कंपनी से, टॉप कंपनी से हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जाइडस वेलनेस क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या इसे एवरेज करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए एक डिसेंट कंपनी है, इससे बेहतर कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है। खराब कंपनी नहीं है, डिसेंट कंपनी है। तो स्टॉक पे हमें क्या नजर आता है, 1800 का लेवल फिलहाल ये रेजिस्टेंस बन चुका है, जहां से ब्रेकडाउन भी हो चुका है। 1800 के ऊपर नहीं जाता तब तक स्टॉक में बहुत वीकनेस है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 1400 का पहला सपोर्ट है, ये जो ब्लैक लाइन है ये पहला सपोर्ट हमें नजर आता है। उसका रीजन है कि यहाँ पर पहले भी रेजिस्टेंस लिए ब्रेकआउट हुए, तो ये एक सपोर्ट की तरह नजर आता है। बाय चांस ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है तो इजीली स्टॉक हमें 1100 के जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। 1100 का जो ब्लू जोन है, यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिए वापस ऊपर गया है, तो ऐसे समय पे मेरा मानना है कि अब ये 1400 पे आएगा, थोड़ा सा बाउंस दे सकता है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है और ये टाइम करेक्शन भी लंबा ले सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।